कम मैं इससे पहले कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करें, वो आईनी कोर्ट और दीगर मामलात पे, ये जो स्पीकर साहब ने खत लिखा है आज, आप इसको किस तरह से इसकी तशरीह करते हैं? अब आप भी जज बन जाएं और एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन दें। बहुत बहुत शुक्रिया रजा, आपका एक दफ़ा फिर याद रखने का। ये फ्रैंकली स्पीकिंग, ये अभी आपके कॉलीग्स ने इसका कोई सेक्शन मुझसे शेयर किया है। मेरा इनिशियल रिएक्शन तो इस पे यही है कि ये तो एक्सपेक्टेड था, ये मुतवक्के था। क्योंकि आईनी तरमीम में आपको याद है, जब हमने पहले बात की थी तो सबका यही ख्याल था कि ये एक ब्लॉकिंग अमेंडमेंट है फॉर द इवेंचुअल आउटकम ऑफ दिस रिजर्व्ड सीट्स केस। तो ठीक। ये खत लिखना जो है, ये मेरे लिए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। वही पोजीशन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये उसकी वजाहत हो गई। राइट। जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि ये वजाहत एक अदालती वजाहत के बाद आई। तो अब देखते हैं कि आगे चल के, अब क्योंकि दिन थोड़े ही रह गए हैं, तो डिटेल्ड फैसला भी आ ही जाएगा मेरा ख्याल में। तो अब उस फैसले की रोशनी में ही बात हो तो मुनासिब है। अभी फ्रैंकली स्पीकिंग हम इस पे कोई ज्यादा कयास आराई नहीं कर सकते। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, कयास आराई होनी भी नहीं चाहिए वैसे तो। जिनको फैसला, देखे ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, और यकीनन आप तो डेली बेसिस पे इन चीजों से डील करते हैं, अहमद, कि ये डिटेल्ड फैसला अभी तक क्यों नहीं आया? जिस फैसले के ऊपर देखे ना वजाहत आ गई, डिटेल फैसला, भाई आप डिटेल फैसला लिख के दे दें, वजाहत की क्या जरूरत है? क्या ऐसे कभी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी फैसले की एक वजाहत भी जारी की हो? कोई ऐसी नजीर मिलती है? दो दो पहलू हैं। एक तो ताखीर तो होती रही है। जी। फैसले, शॉर्ट ऑर्डर्स, कई दफा तो हमने ये भी देखा है कि शॉर्ट ऑर्डर के बाद डिटेल ऑर्डर ही नहीं आया। हम्म। जहां तक वजाहत की आप बात कर रहे हैं, रेडिली मेरे जहन में नहीं आ रही ऐसी कोई बात। ये रिसेंट ही है। राइट। ये ये इनमें कोई तो जरूर शेयर करें, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि ऐसे अहम केस में क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर्स होते हैं। ये नहीं कि क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर्स नहीं होते, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे, इतने वसी असर अ, वाला फैसला, अगर उसको देखा जाए तो मुझे नहीं कोई याद पड़ रहा कि ऐसा हो। बट आई एम ओपन टू करेक्शन। ना, नहीं, मुझे तो बिल्कुल यही मैं आपसे जानना चाहता था कि भाई, एक फैसला जो होता है, तफसीली फैसला, उसमें सारे ग्राउंड्स भी होते हैं, उसमें आगे का रास्ता भी दिखाया होता है, कोई डायरेक्शन देनी हो पार्टीज को वो भी होती है। ये वजाहत की क्या सच जरूरत पड़ गई? वो तो खैर बड़ी, उसकी टाइमिंग भी बड़ी अहम थी। इस जीवन में आपको, आपने कई फैसले पढ़े होंगे। ये एक रिसेंट रवायत है। आपने देखा है कि ये शॉर्ट ऑर्डर जब आता है तो इस पे कुछ अल्फाज इससे लिखते होते हैं कि डिटेल्ड रीजंस बाय एम्प्लीफिकेशन, और इस तरह की जी। उसमें लैंग्वेज होती है, जिससे ये दिया है मेरे ख्याल में कि जब तफसीली फैसला आएगा तो वो शॉर्ट ऑर्डर के अंदर जो भी मजामीन कवर्ड हैं उसके अलावा भी वजाहतें आ सकती हैं। तो ये एक इंडिकेशन तो हमें शॉर्ट ऑर्डर्स में, जब से ये रवायत शुरू हुई है, बाय वे ऑफ एम्प्लीकेशन, एम्प्लीफिकेशन के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो दिस वाज सूनर और लेटर गोइंग टू हैपन। ठीक। ठीक। लेकिन अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला है, अब अगर अहमद, अब अगर ये पार्लियामेंट स्पीकर का खत तो यही इंडिकेट कर रहा है ना कि देखें कि जी, हम तो उनको आज़ादी तस्वुर कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह तो ये है कि वो सारे के सारे पीटीआई के ही मेंबर्स है, पीटीआई को उन्होंने एक्सेप्ट भी किया एज अ पार्टी। अब अगर ये स्पीकर ये खत लिखा तो जारी पता ये इसका भी, ये तो एक टग ऑफ वॉर फिर स्टार्ट हो जाएगा अदलिया बिल्कुल, और पार्लियामेंट के क्योंकि साथ। ये आप और मैं तो अस्यूम नहीं कर सकते ना कि जज साहिबान को मालूम नहीं था इस वजाहत देते वक्त कि तरमीम आ गई है। जी, बिल्कुल मालूम था। ये तो बिल्कुल उनके मालूम इल्म में था। था ना। तो जी। इस ये जो वजाहती स्पीकर साहब का लेटर है, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अमेंडेड कानून है वही लगेगा।
तो जिन्होंने वजात दी है उनको भी ये पता ही था। हाँ, तो ये अपना मुझे ये बताओ कि अहमद, वो उनको पता तो था, लेकिन अगर उनको ये पता था तो फिर यानी कि उन्होंने उसको डिसरिगार्ड ही किया ना, एक तरह से। जी। हाँ, तो अब मुझे आप ये बताएं कि जो असल में प्रॉब्लम है कि क्या हम एक और क्राइसिस की तरफ बढ़े हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, एक हेड ऑन गेटिंग क्लोजर। जो पहले लोग ख्याल में एक था कि अवॉइड हो जाएगा दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का तसादुम, हाँ। इलेक्शन कमीशन का एक तरफ और सुप्रीम कोर्ट का। तो अब लग रहा है कि ये जिसको कहते हैं सींग फंसने ही वाले हैं। अच्छा। ओके। यार ये मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए अहमद कि ये सींग तो फंस जाएंगे, मगर इसका आप क्या समझते हैं कि इसका कोई वे आउट है? मेरा मुशाहिदा इसमें ये है रजा, अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा कि किस बेस के ऊपर, बट मेरा मुशाहिदा इसमें ये है कि जब अदलिया के एग्जेक्टिव के साथ सींग फंसते हैं ना, तो विक्टर जो है वो अदलिया होती है। जब अदलिया के सींग पार्लियामान से फंसते हैं तो विक्टर पार्लियामान होती ओ हो, ये आपने बड़ी है। अब खतरनाक ये बात कही। ये नहीं खतरनाक नहीं, ये मुझे लगता है कि ये ऐसा होता है, एंड तो आई लाइक ऐसी। ये मैं तो हतमी बात तो नहीं कह रहा। ये हाँ, मेरा मुशाहिदा है। नहीं नहीं, बिल्कुल आपका तज्जिया तो हमने माजी में तो यही देखा, लेकिन आपको पता है कि एक वो थे साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था कि पंचायत की तरह रोल होता है, बाबा रहमता होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या कोई बाबा रहमता नहीं है जो ये आर्बिट्रेशन करवा दे, मीडिएशन करवा दे दोनों इन इदारों में, कोई एक एक स्टेप पीछे हट जाए, पार्लियामेंट भी और कोर्ट भी। एनीथिंग इज पॉसिबल। जो जो आर्बिट्रेटर्स यूजुअली रहे हैं, वही तो एट ऑड्स हैं इस वक्त। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लेकिन उनकी तो सुन नहीं रहे इट ना। इट इज ये ज्यादा गंभीर है मामला, डोंट यू थिंक रजा? पहले से, बिकॉज हर दफा हम जब एक मसला हल करने के लिए एक नया मसला बना लेते हैं तो वो पहले वाले से ज्यादा गंभीर होता है। नहीं नहीं, क्राइसिस तो बिल्कुल संगीन है। और तवक्को तो हमें ये थी कि देखे ना, हम एक बिल्कुल अगर आप ऑब्जेक्टिवली बात करें तो तवक्को ये होती है कि इस तरह का जब क्राइसिस होता है तो उसमें पार्लियामान और अदलिया जो कि आईनी इदारे हैं, वो अपना एक रोल अदा करते हैं मुल्क को बहरान से निकालने के लिए, बहरान को कम करने के लिए। ये उसको हवा दिए जा रहे हैं। और मैं सिर्फ इसमें मैं दोनों फरीकैन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर बात है कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ अदलिया कर रही है, और शायद वो उसमें बिल्कुल वजन है बाद में, लेकिन इधर पार्लियामेंट भी, और पार्लियामेंट के पीछे जो है दरपर्दा आर्बिट्रेटर्स, वो भी इंटरेस्टेड हैं कि इसको हवा दी जाए। तो इसी से तो आईनी तरमीम, मेरे ख्याल से इसी क्राइसिस के बतन से ही उनका वजूद आ रहा है, क्योंकि वो इसको हैंडल करना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो अमेंडमेंट जो कि जिसका अब जिक्र हो रहा है वो है आईनी कोर्ट का कयाम। तो अहमद इससे हसन पहले की मैं एक बता। वजाहत छोटी सी कर दूं, छोटी सी वजाहत, सॉरी उस पर आ रही है, बिकॉज ये उससे इंटरकनेक्टेड है जो आप कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। ये जो हाँ मैंने अभी गुजारिश की ना कि मेरा गुमान है या मुशाहिदा है या जो भी तज्जिया आप कह लें कि पार्लियामान जीतता है अगर जंग हो या सींग फंसे अदलिया जी के साथ। ये मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के स्पेसिफिक एक्सपीरियंस में जहां हमने देखा है कि जो थर्ड फोर्स है, जो अंपायर है सो टू से, वो जिस तरफ बैठता है वो जगह जीतती है। तो मैंने एक जेनेरिक जनरल बात की थी पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जांपल। अभी हम आगे इसी पे बात भी कर लेंगे। 19वीं तरमीम एक एग्जाम्पल है कि जहां पे लॉक हॉर्न्स हुए थे, आपको याद होगा, 18वीं तरमीम के बाद, और फिर फौरन जाके जुडिशल कमीशन के हवाले से 19वीं तरमीम भी आ गई और डोमिनेंस मिल गई जुडिशल कमीशन में अदलिया के नुमाइंदों को। तो उस वक्त की जो फोर्सेस थी, दे वर साइडिंग विद द जुडिशल विंग आर्म ऑफ द स्टेट, सो टू से। तो ये जो इस तनाजुर में मेरी बात है, क्योंकि इस तरह के और भी आपको पाकिस्तान के हवाले से मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी अदालतें जो हैं वो तो पार्लियामान को पैक भी कर चुकी हैं। जी जी जी, बिल्कुल कर चुकी है प्राइम मिनिस्टर्स को।
वो हटा हो चुकी है, लेकिन उसमें यकीनन वो जो तीसरा फ्रीक इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, वो उनके साथ होता था तो फिर ये काम होता था। इस वक्त वो नहीं है, तो इसलिए इस वक्त गवर्नमेंट का पलड़ा जो है वो उस लिहाज से वो इनके काबू में नहीं आ रही। बहरहाल यहीं से आते अभी हैं कि तनाज़ुर में आपकी आईनी अदालत वाले उस पे आ जाते हैं, आप हाँ, तो इसीलिए आइए ना, जो आप कह रहे थे। तो आईनी अदालत की असल तो मकसद ये है ना कि जो गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट ये समझते हैं कि जी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट और जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों वाला या दीगर जो भी उनके उनके खदशात हैं, पता नहीं कितने सच हैं कितने गलत हैं, मुझे नहीं मालूम। मगर ये कि उसी तनाजुर में ये आईनी कोर्ट का कयाम अमल में लाना चाहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये एक आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है आईनी कोर्ट की, यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट सारे ही फैसले कर रहे हैं, आइन की तशरीह भी ठीक ठाक कर रहे हैं, और अगर आईनी कोर्ट बनाने से सुप्रीम कोर्ट की जो स्कीम है आइन की, उसमें उसकी पोजीशन जो है वो कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल रजा, पहले तो इसको जरा एकेडमिकली अगर देख लें, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या आईनी कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको लगभग 100 साल हो गए। ये 1920 में ऑस्ट्रिया में एक केल्सन नामी लीगल थेरिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जो भी आप उसको कह लें, उसने ये आइडिया दिया था। और इसको ओवर द पास्ट 100 years बेतहाशा ममालिक में अडॉप्ट कर लिया गया है। तो पहली चीज ये है कि ये कहना कि हमारी आइन के तहत जो कोर्ट बना है वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो और की क्या जरूरत है, ये तासुर गलत है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो लीगल डॉक्ट्रिन या कॉन्स्ट्रक्ट है, उसके दो क्रूशल इंग्रेडिएंट हैं। एक, ये एक ऐसी अदालत है जो स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के साथ डील करती है,